बेकार। सोचो मेरी मम्मी कोमा में चली गई थी, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, मतलब सब कुछ भूल गई थी वो। 22 की उम्र में शादी कर लूँगी एंड आई वाज़ सीइंग समबडी बैक देन। ही वाज़ फ्रॉम साउथ, साउथ के एक्टर थे और मैं हम लोग ने, मैंने सोच के रखा था कि मैं शादी करने वाली हूँ। आई नो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं मेरे साथ लाइफ में वेयर आई हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्टार किड्स। लड़का लड़की को एक ही तरह की परवरिश यदि दे तो लड़कियां डेफिनेटली उतनी कमज़ोर नहीं बनेंगी जितनी। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच फैज़ान जी मुझसे मिलने के लिए। आप सभी का आप यहाँ आए, थैंक यू। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके पुराने देखे और हर इंटरव्यू में ना आपने एक ज़िक्र किया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने जो अपनी एक्टिंग की शुरुआत भी जो मैंने की हुई है और जहाँ तक मैं पहुँची हूँ उसके पीछे मेरा पूरा हाथ है मेरे पापा का। मेरे पापा एक्टर हैं और बचपन से ही मैंने उनको हमेशा एक्ट करते हुए देखा है और मैंने उनको हमेशा बहुत खुश देखा है सेट पे काम करते हुए। भले वो हम दहीसर में रहते थे और पूरी शूटिंग की इंडस्ट्री ही लोखंडवाला अंधेरी में होती थी, कुछ स्टूडियोज फिल्म सिटी में होते थे, नहीं तो कांजूर मार्ग में, नहीं तो वर्ली में ऑफिसेज होते थे। मेरे पापा रोज़ बाइक पे जाते थे, मुझे मतलब वो भी उन्होंने दौर देखा है। और मुझे उनको हमेशा देखकर खुशी होती थी। काम करते थे, बहुत कम समय मिलता था और एज एन एक्टर और थिएटर का पर्सनालिटी थे तो वो चाहते थे कि मेरे बच्चे एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए थिएटर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सीखे। ज़रूरी नहीं था कि वो चाहते थे कि हम एक्टर्स बने। उस बेसिस में हम तीनों में वो कहते हैं ना एक्टिंग का कीड़ा था, तो हम सब ऑडिशंस के लिए जाते थे और हमने यही चीज़, ये प्रोसेस मैंने 6 साल की तीनों उम्र से बच्चों शुरू में कर दिया। मतलब 2 हाँ, बहनें और 1 भाई में। बिल्कुल 2 बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरे से छोटा एक भाई है, फिर मुझसे उससे छोटी एक बहन है। तो सबसे पहले अगर कोई कास्ट हुआ था तो मेरा भाई था। हरिशंकर परसाई जी की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और सीरीज बन रही थी, उसमें मेरा भाई कास्ट हुआ था। मैं उसके साथ सेट पे जाती थी। मेरी बहन 1-2 एड्स में सिलेक्ट हुई थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। हम लोग को तो यही लगता था कि हम तीनों रोज स्ट्रगल करने जा रहे हैं एज एक्टर्स, चाइल्ड एक्टर्स। तो आई थिंक सबसे बड़ा योगदान तो मेरी मॉम का भी रहा। भले क्योंकि वो एक ऐसी सिंपल सी, उन्होंने हाउसवाइफ बनने का रोल लिया ताकि वो मेरे डैड को सपोर्ट कर सके, तीनों बच्चों को सपोर्ट कर सके। और उसके बावजूद वो हमें ऑडिशंस के लिए लेकर जाती थी। कभी हमें वो हम लोग एंजॉय करते थे। हमारी जैसी परिस्थिति थी हम वो नहीं देखते थे। हम पापा रोज़ आके कोई नया स्क्रिप्ट लिखते थे या कोई नई पोएट्रीज लिखते थे और हमसे कहते थे कि तुम करो, अब कोई अगला मेहमान आएगा तो उनके सामने ये एक्टिंग करना, तुम वो कैरेक्टर करना। तो हमारे लिए तो बड़ा मतलब मज़ेदार होता था ये चीज़ें। अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया तो पापा अच्छा ट्रीट पापा करते थे। कहते थे यार कि कोई मेहमान आए तो उनके सामने ये वाला करके बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, पापा के भी हम लोग मिमिक्री करके उन सबके सामने कोई ना कोई स्क्रिप्ट बताते थे हमें कि इस फिल्म में ये डायलॉग है, ये बोल के दिखाओ। सो बड़ा मज़ा आता था। एक हमारे लिए मतलब बचपन से एक्टिंग कोर्स चालू था। साथ ही साथ मेरे पापा, ऐसा भी वक्त मेरे पापा ने देखा है कि जब काम नहीं था, अब वो फिल्म के एक्टर थे और एक दौर आ रहा था जब टीवी जब शुरू हो चुका था और टीवी में बहुत ही, कैसे कहूँ, पंजाबी एक्टर्स को ही मतलब कास्ट किया जा रहा था। एक वक्त था, आई शुडंट नेम बट सो बालाजी प्रोडक्शंस को हमेशा अगर उनको नौकर भी चाहिए था तो एकदम गोरा चिट्टा चकाचक चेहरा चाहिए था उनकी सीरियल्स में। तो ये जो दौर था ना उसमें कई एक्टर्स को काम मिलना, जैसे अब जो ओटीटी कर रहा है उन ऐसे एक्टर्स को मौका दे रहा है जिन्होंने हमेशा जहाँ एक्टिंग पे रिलेट वो, हाँ या लोग मतलब जिस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए। एग्जैक्टली, इट वाज रिलेटेबिलिटी हो नॉट यहाँ पे। जस्ट अबाउट फेस, बिकॉज वो ऐसा फेज था। तो मेरे पापा ने टिफ़िन डिलीवरी भी किया है उस वक्त, घर से खाना बना के मेरे मॉम डैड वो भी बेचते थे। मेरे पापा ऑडिशंस पे भी जाते थे, शूट भी करते थे, सेट पे भी उन्होंने केटरिंग की है साथ ही साथ एक्टर होने के नाते। उन्होंने घर पे एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोला है। कई बच्चे जो लोकली बोरीवली दहीसर से जो एक्टर्स बनना चाहते थे तो उनको भी जब सीखते हुए हम तीनों बच्चे देखते थे क्या हो रहा है। तो आई थिंक पूरा घर ही एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट था। कैसे फिर ऑडिशन पे जाने का क्या प्रोसेस होता था? जिस तरह से आपने बताया कि हम तीनों तो निकल जाया करते थे। हाँ, मम्मा जब भी ओके। कोई ऑडिशंस की इंक्वायरी, अब तो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड हो चुकी है। तो मैं बताऊँ अगर आप लोगों को, आजकल तो आपको ऑडिशन के लिए जाना भी नहीं पड़ता। आजकल आप घर पे ही ऑडिशन बना सकते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। बट हम, मेरा जो दौर था जब मैं छोटी थी, 6-7 साल की थी,
तो उस वक्त ना आपको पोर्टफोलियो पिक्चर्स खिंचवाने होते थे और पोर्टफोलियो पिक्चर्स के कम से कम नहीं तो 10-20 कॉपीज़ रखने पड़ते थे, क्योंकि पहले आप जब तब इंस्टाग्राम मेल्स वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं थे, तो उन कॉपीज़ को आप प्रोडक्शन हाउस के पास जाके दे देते थे कि ये लीजिए मेरी कॉपी, अगर मेरे लायक कोई रोल होगा तो प्लीज़ याद रखिए। तो उनके पास भर भर के फ़ोटोज़ होते थे ऐसे कैटेगराइज करके, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, प्रोडक्शन हाउसेस के पास। तो ये वो ज़माना था। और अगर आपको कोई कॉल आता तो बताते कि देखिए आराम नगर के ये स्टूडियो 2000 में बच्चों का ये ऑडिशन चल रहा है। और फिर मेरे पापा एक दो जगह और पूछ लेते थे अपने दोस्तों के ज़रिए, तो कि और कहाँ चल रहा है। तो एक ही दिन में हम लोग 3-4 ऑडिशंस देते थे आराम नगर में, वर्सोवा में। सो ये सावरी वाला कैरेक्टर आपने एक बार में क्रैक कर लिया था या बहुत सारे ऑडिशन देने पड़े तब जाके ये कैरेक्टर हाथ में लगा? 3 से 4 ऑडिशंस लगे मुझे, बिकॉज नेचुरली उनको जिस कैरेक्टर को पूरे इतने सारे, अगर 1000 लड़कियों में से, बच्चों में से अगर एक को कास्ट करना है तो बहुत प्रोसीजर होता है ना, कि पहले 100 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फिर 100 में से इतने शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फिर कोई चेहरे के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हुआ है तो, या कोई किरदार के बेसिस पे या एक्टिंग के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हुआ। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में ना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचा के रखना और ना हारने देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, वर्च्यू है, जो थैंकफुली मुझे बचपन में ही समझ आ गई थी। तो आज भी मुझे कहते कभी कभी काम बनता है नहीं बनता है, दिल टूटता है ना, अटैच हो जाते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। कैसे हाथ लगा ये वाला कैरेक्टर लक्ष्मी का? मुझे 2 जगह से, मेरे पापा को भी जैनेट कास्टिंग उनका नाम है, उन्होंने कॉल किया था कि देख गगन यहाँ ऐसे ऐसे कॉन्टिलो प्रोडक्शन में ये ऑडिशन चल रहा है, ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया कई लड़कियों को ऑडिशन कर रहे हैं, उल्का को भी ट्राई करवा दे। तो मेरे पापा ने कहा ओके। द सेम टाइम मुझे उसी दिन हिबा नवाब, आपकी झनक वाली, उसके, तो हमने सात फेरे में हम दोनों ने सिस्टर का रोल प्ले किया था। सो तब से हमारी दोस्ती थी। और हिबा के डैड ने, नवाब सर ने मुझे मम्मा को कॉल किया था कि हमने तो वहाँ ऑडिशन दे दिया है, शायद उल्का को भी बोल दो, बिकॉज हम सब एक ही हम उम्र के थे। तो इट वॉज सो स्वीट ऑफ अंकल। यूजुअली ऐसे लोग होते ही नहीं हैं इंडस्ट्री में कि यू नो आपकी भी चाइल्ड एक्टर सेम एज के हैं, वाई वुड दे वांट समबडी एल्स टू ट्राई, बट इट इज़ सो स्वीट ऑफ हिम ना। तो उन्होंने भी मेरी मॉम को कॉल किया था, तो मेरी मॉम ने मेरे पापा को इन्फॉर्म किया, मेरे पापा ने मेरी मॉम को इन्फॉर्म, यहाँ ऑडिशन है। तो फाइनली अल्टीमेटली आई वेंट देयर। और झांसी की रानी के टाइम पे तो ओ माय गॉड, नए नए करके तो 10-15 ऑडिशंस गए होंगे, बिकॉज बहुत उनका प्रोसीजर था एंड इट्स नॉट एन ईजी रोल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि वहाँ पे आपको सिर्फ 20 एपिसोड के लिए बुलाया गया था? जी, केवल 10-20 एपिसोड के लिए। हाँ, कि आप 20 एपिसोड में आओ, देन हम उस कैरेक्टर को बदल देंगे, और फिर एक बिल्डअप के लिए सिर्फ आपको बुलाया गया था। और आपने वहाँ पे जाके उस तरह की टीआरपी दे दी वहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं दी, सच्ची मैं कहूँ तो। ऑडियंसेस ने इतना प्यार दिया एंड आई थिंक कृतिका दीदी तो मतलब बहुत टाइम से वेट कर रही थी। ये प्रोजेक्ट उससे भी 1-2 साल पहले से चल रहा था। मैं तो प्रोजेक्ट में एक पॉइंट पे आई थी, 6 महीना तो मेरी रिगरस ट्रेनिंग थी, हॉर्स राइडिंग, मेरे डायलॉग्स, संस्कृत वगैरह। 6 महीने, 1-2 महीने मैंने कुछ फिल्म्स देखी, कुछ बुक्स पढ़ी, रोज़ डिस्कशन होता था मुझे। और मैं क्या 10-11 साल की थी, 11 साल की थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था सच्ची में उस कैरेक्टर में आने में भी। तो सोचिए, तो फिर मुझे 20 एपिसोड के लिए कास्ट किया, टीआरपी इतनी अच्छी आई, तो मुझे प्रोडक्शन हाउस और चैनल ने मेरे पापा को पूछा कि आई थिंक इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, वील वांट टू एक्सटेंड इट, और 10 एपिसोड या और ऐसे एपिसोड्स करते 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 मुझे लगता है मेरे ख्याल से 200 एपिसोड्स कर लिए फिर। और उसके बाद भी वो चाहते थे कि मैं कंटिन्यू करूं, बिकॉज टीआरपी इतनी अच्छी थी। और मैं भी उस रोल को इतना एंजॉय करती थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं खो चुकी थी उस रोल में। एंड मेरे पापा समझते थे कि एक एक्टर जब खो जाता है ना, एंड व्हाट अ रोल, ऐसा रोल जिसमें खो जाने की कृपा ही मतलब अलग। आई फील वेरी लकी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमारे देश की वीरांगना। तो फिर मेरी पढ़ाई की बात, मतलब मेरा 10th आ गया था, तो मेरे पापा ने कहा नहीं अभी तो हमें जाना पड़ेगा। या इनफैक्ट ये भी मेंशन किया था मेरे डैड को कि कुछ हम उसको और जल्दी बढ़ाने के लिए वी कैन टेक सम सप्लीमेंट्स। आई विल नॉट नेम द पार्टी बट दे ऑल्सो आस्क्ड हिम। मेरे पापा ने कहा नहीं, नो वे, बिकॉज कुछ एक्टर्स ने किया था इससे पहले कुछ माइथो शोज़ में, आई डोंट वांट टू नेम देम। माइथो शोज़ में एक एक्टर ने अपने टीनेज ईयर्स में कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे टू ग्रो सूनर और टू ग्रो टॉलर और टू ग्रो बिग।
सो माय डैड सेड नो, नॉट और ये किसने रिकमेंड किया था? आई कांट। नो फिर भी जैसे कि जब आपको ये चीज़ मालूम पड़ती है एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मेरे पापा ने मुझे इस चीज़ के बारे में तब पता नहीं चलने दिया। तो ये बात आपको बाद में मालूम पड़ी? हाँ, और मैं कहती थी हाँ पापा कर देना चाहिए था ना, क्या होता है। पापा ने बोला नहीं तुम अभी नहीं समझोगी, क्योंकि मुझे तो, मैं तो रोई हूँ, मैं 1-2 महीने रोई हूँ झांसी की रानी के मेरे शूट खत्म होने के बाद, क्योंकि अब मैं छोटी थी, इतनी अटैच थी, मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया था उस रोल के लिए। एग्जैक्टली। पढ़ाई भी मैं सेट पे कर लेती थी एग्जाम्स के लिए, सब कुछ। बेशुमार पॉपुलैरिटी आपको उस कैरेक्टर से मिली है और आपने बहुत सारे रोल्स निभा लिए, आपने बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स कर लिए, लेकिन लोग आज भी आपको कनेक्ट करते हैं उस कैरेक्टर से, यार ये तो लक्ष्मी है। सीखा तो मैंने उस किरदार से बहुत कुछ है। मेरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उन सबकी मेहनत है उसमें। महराज जैदी सर जो आज नहीं है, ही वाज द राइटर ऑफ आवर शो। एक एक्टर के तौर पे मैंने वो प्रोसेस सीखा, जो प्रोसेस मुझ पे काम किया, कि कैसे उस दुनिया में जीते रहना चाहिए, उस कैरेक्टर के बारे में सोचते रहना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहना चाहिए। और एक लड़की होने के नाते मुझे ये समझ आ गया कि अगर सोसाइटी लड़का लड़की को एक ही तरह की परवरिश यदि दे, तो लड़कियां डेफिनेटली उतनी कमज़ोर नहीं बनेंगी जितनी आजकल उनको एक्सपेक्ट उनसे किया जाता है, या बन जाती हैं आखिरकार, जो अपने ही दिमाग में फंसी रहती है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं नहीं कर सकती, नहीं मुझे डर लगता है। तो अगर और थैंकफुली मेरे पापा ने मुझे अगर मेरे पापा ने मुझे बचपन में कुंफू में नहीं डाला होता, डांस क्लास, स्विमिंग क्लास, एक्टिंग, ऐसी चीज़ों में अगर नहीं डाला होता, मुझे और मेरे भाई को वो बराबरी वाली ट्रीटमेंट नहीं दी होती, और मैं लड़कों के साथ क्रिकेट ही खेलती रहती, मैं टॉमबॉयश ही थी, पर मेरे पापा ने कभी टोका नहीं। बिल्डिंग में सभी आगे बोलते थे अरे तुम्हारी बेटी शॉर्ट्स और कुछ भी पहनकर साइकिलिंग के लिए इधर उधर चली जाती है, तो मेरे पापा ने कहा उसमें गलत किया है, आपके बेटे भी तो शॉर्ट्स पहनते हैं, तो गलत क्या है। बोलते नहीं नहीं सेफ़ नहीं होता है। मैंने कहा मुझे पता है ये लोकेलिटी कैसी है, मेरी बेटी साइकिलिंग करेगी, मैं तो खुश हूँ, मेरे बच्चे घर में रात को सिर्फ खाना खाने के लिए आए, सो जाए, दिन भर बाहर खेलें। सो मेरे पापा ने, मेरे मॉम डैड ने जिस तरह की परवरिश दी है, इसलिए मैंने अपने आप को कभी किसी से कम आंका ही नहीं है। इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी मेरे झांसी की रानी के किरदार में मुझे मदद की है। क्या रिएक्शन होता था आपका जिस तरह से आपने अभी बताया यार कि पापा ने ना बहुत बातें सुनी है, जब सोसाइटी में लोगों ने बोला, और भी रिश्तेदार भी बोलते होंगे अरे यार क्या गगन किस चीज़ के लिए लगे हुए हो यार, एक्टिंग में क्यों डाल रहे हो लड़कियों को? उन्होंने कभी सुना नहीं, ज़्यादा ना सोचा। अच्छी बात है। जब आप चीज़ें कर रहे होते हो, जब चीज़ें आपके हाथ में लगती नहीं है, जब आप मेहनत कर रहे होते हो, लोगों को लगता है यार ये ना फालतू चीज़ें में लगा पड़ा है, कुछ नहीं है इसका मतलब, कुछ नहीं है, बस टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर जब आपके हाथ में लगती है सक्सेस, और सक्सेस लगने के बाद में अब आपको लोग करते हैं आपके काम की तारीफ, आपकी तारीफ कि यार कि आप तो बड़े फेमस हो गए, आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर आई एम श्योर कि यार कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदल भी गए होंगे बाद में। वो बाद में जो लोग पहले आपको बुरा भला बोलते हैं, फिर वही लोग आपके साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको तो हम ऐसे जानते हैं, उनको हम वैसे जानते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ वैसे भी हो गए होंगे आपके लिए। बट शुरुआती दौर में आपने इस तरह की कोई बातें सुनी? बहुत अपनी फैमिली मेम्बर्स से। क्या बोलते थे वो? यही कि देखो हम लोग ना बिहारी फैमिली से हैं, हमारे बिहार में अभी भी गवर्नमेंट जॉब होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और डेफिनेटली वो भी कोई आसान नहीं है, बट वही एक चीज़ बट मतलब लेकिन फिक्स उनको थी। लगता है कि जीवन यही है, नौकरी होती है वो सिर्फ सरकारी नौकरी होती है। इवन उन्होंने 2 क्राइटेरिया बना रखे हैं वहाँ पे, सरकारी एंड प्राइवेट। प्राइवेट। आप तो जानती हैं, आई एम श्योर कई लोग इससे, तो एक्टिंग के बारे में सोचना तो मतलब पाप है या दूर की बात है। पर मेरे पापा वो ऑलरेडी वो संसार छोड़कर 15 साल की उम्र में बिहार से मुंबई भाग कर आ चुके थे, क्योंकि वो जानते हैं वहाँ उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और वहाँ तक लोगों की कोई सोच ऐसी पहुँची भी नहीं थी। तो उस वक्त तो मेरे पापा को बहुत सी चीज़ें कही गई थी, उनके गांव वालों उन सब ने, फैमिली ने, उन्होंने यहाँ घर बसाया, ही बिकेम अ गुड एक्टर, बिग एक्टर, और शाहरुख सर के साथ इतनी फिल्मों में दिखे हैं वो, अब सोलो हीरो भी कई फिल्मों में दिखे हैं। कई लोगों ने कहा, लेकिन मेरे लिए तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि एक्टिंग ही करना है, करना यही है, चाहे जो हो। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट मेरे कई टीचर्स मेरे पेरेंट्स को बोलते थे ये पढ़ाई में इतनी, मतलब ये एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ती है और ये अगर 70-80% स्कोर कर लेती है, और मतलब मेरी मेमोरी इतनी अच्छी थी हमेशा से डायलॉग्स को लेकर, या
कॉन्सेप्ट को लेकर। सो यार आप इसको एक्टिंग मत ही करो, ये कितनी अच्छी, कितना आगे बढ़ सकी, कितनी अच्छी चीज़ कर पाएगी। और मैं एक पॉइंट पे एक्चुअली बचपन में कंफ्यूज भी थी। मुझे साइंस लेना था और मैंने एक्चुअली साइंस के हिसाब से 93% स्कोर कर भी लिया था। मुझे मिट्टी बाई में साइंस एज अ सब्जेक्ट मिल चुका था, बट फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स आने लगे उसी वक्त, एक फिल्म, एक सीरियल। तो मेरे डैड ने कहा बेटा यू डिसाइड, आई मीन फिर उन्होंने कहा कि लोग कैमरे के सामने होने का मौका चाहते हैं और तुम छोड़ना चाहती हो इन सभी चीज़ों को, और उनका कहीं ना कहीं सपना था। तो मैं नहीं कह रही उनके सपने की वजह से मैं प्रेशराइज हुई, बट हाँ फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक्टिंग ही करना चाहती हूँ। एंड फिर मैंने आर्ट्स ले लिया, बिकॉज आर्ट्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। सो अब एक्टिंग वाले फेज को एंजॉय कर रहे हो आप? काफ़ी। लेकिन अब जब चीज़ें सीरियस हो चुकी हैं बिजनेस की, आप यार हमारे एक्टिंग इंडस्ट्री में हर महीने चेक तो नहीं आता, इफ़ यू नो, काम मिलेगा तो आएगा। तो हाँ, बैलेंस्ड है फिलहाल सही चीज़ है, एंड आई एन्जॉय दिस। अभी मतलब 6-7 महीने पहले मैं एक टीवी शो कर रही थी जो महज 4 या 5 महीने चला, सोचा नहीं था ऐसा होगा। बट उस सीरियल के बाद जब भी मैं कोई दूसरा सीरियल लेने जा रही हूँ, तो लकीली फिल्म्स का जितना मैंने इतने सालों इंतज़ार किया था, अभी फिल्म्स मुझ पे बरसने लगे हैं टचवुड। सो आई बीन बिजी विद फिल्म्स। इसी साल मैंने शायद 3 फिल्में ख़त्म की है अभी। लेट्स सी क्या होना चीज़ है। कितना अफसोस है दंगल का और लव सोनिया के जाने का? आपने सब कुछ पढ़ा है, सो है अफसोस, काफ़ी अफसोस है। दंगल के टाइम पे मैं ऑलरेडी एक तेलुगु फिल्म कर रही थी, तो कॉन्ट्रैक्ट की मतलब वजह चीजें से ऑलमोस्ट फाइनल पॉइंट पे हो गई थी। कौन सा वाला कैरेक्टर? जो ज़ायरा वसीम ने किया था, ओके। और उसके लिए मुझे हेयर कट करना था। तो रीडिंग एक मतलब शॉर्टलिस्ट हो गई थी, इफ़ आई स्टिल रिमेंबर, बट आगे तक बात नहीं जा पाई बिकॉज मुझे कहा था कि बाल काटने पड़ेंगे। उसने कहा ओके ठीक है। ऑफकोर्स उसके बाद भी और प्रोसेस था। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, मुझे एक बार और लापता लेडीज़ में भी कास्ट किया गया था। लापता लेडीज़ में किरण राव मैम ने कई लड़कियों के ऑडिशंस लिए थे और मैं एक स्टेज तक ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट हो गई थी। मैम से मिलकर 2 ऑडिशंस भी दिए थे। मैम ने फाइनली यही कहा था कि हमें यदि 2 लड़कियां जो एक ही कद काठी की होंगी वो अगर मिल जाएंगी तो हम वील हैव टू गो विद देम। तो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, हमें आप सभी के परफॉर्मेंसेस अच्छे लगे। मेरे साथ और भी कई एक्टर्स हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एहसास चन्ना वाज आल्सो ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्टेड। हाँ, तो वो भी उसका एक दुख है कि हो सकता था मौका, आई वाज जस्ट क्लोज। बट आई थिंक जो दोनों लड़कियां हैं, प्रतिभा रांटा और दूसरी वो फूल जिसने किया था, मैं फूल के कास्ट के लिए हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की, इररिप्लेसेबल, बहुत अच्छी कैरेक्टर्स। हाँ, फिर लव सोनिया में ये हो गया था कि जब मैंने कैरेक्टर लव बहुत ज्यादा सोनिया, बोल्ड था। हाँ कहानी बोल्ड थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं कितनी 15-16 साल की थी, तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और हर आप ऑडिशन, वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते काफी अनकंफर्टेबल हो गए यार। हाँ मैं अनकंफर्टेबल हो गई और मैं रोने लग गई। नहीं मैं नहीं बता सकती, जो आपने लोग तो फिल्म देखी है तो यार नहीं, आपके पास में रेड कौन सा लाइट वाला एरिया, वर्जन आया अब है? रेड लाइट एरिया के बारे में आप जानते हैं क्या होती है वहाँ पर चीज़ें। तो कहानी इतनी अच्छी है कि एक लड़की होती है गांव में, एक सांवली सी होती है और एक गोरी सी होती है। अब उसके उसके पापा इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि अब अगले हफ्ते खाना कैसे खाया जाएगा पता नहीं। तो वो अपनी छोटी गोरी वाली बेटी को बेच देता है रेड लाइट वाले एरिया वाले लोगों को। और वो जो बेटी है जो सांवली सी, वो बहुत मेहनती होती है, वो काम आती है घर के खेती वेती में। तो अब इस लड़की को पता भी नहीं चलता इसकी बहन को कि उसकी छोटी बहन को बेच दिया गया है। जब उसे पता चलता है तो उसको ढूंढने के लिए मुंबई तक पहुंच जाती है, और उसको कहाँ, उसकी तलाश में वो भी रेड लाइट एरिया और उस बिजनेस में घुस जाती है। उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ अपनी बहन दिखती है। तो कितनी अच्छी कहानी है। लेकिन हाँ, जब मेरी अब मुझ में समझ नहीं थी उस वक्त, तो मैं जब कहानी, कितनी अच्छी कहानी थी, बट जब मैं कहानी के दरमियान जो चीज़ें उस लड़की के साथ होती हैं वो सोच के ही मुझे पेट में दुखने लग गया था। एंड आई विल स्टिल से इट्स अ लिटिल इमेच्योर दो, बट तो मैंने मम्मी को कहा नहीं होगा नहीं होगा, एंड दे वर लाइक, वो हंस रहे थे। लाइफ ऑफ पाई की कास्टिंग डायरेक्टर, स्लमडॉग मिलियनेयर के जो सेकंड यूनिट डायरेक्टर हैं तबरेज सर, वो इस मतलब फिल्म वो के चीजें, डायरेक्टर वो थे। रोल एकदम डेमी आपके लिए मूर रेडी वाज था अ वो। पार्ट ऑफ दिस फिल्म, मनोज बाजपेयी, फ्रीडा पिंटो, इतने बड़े बड़े लोग। बट मैं, मेरा बचपना anyway, but I think Mrunal did a great job and maybe she deserved it, so that's why.
काश ये हो जाता तो। बहुत, आई एम श्योर कई रिग्रेट्स होते हैं, मुझे ही नहीं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स एंड स्टार्स के साथ ऐसा होता है। तो जस्ट सोचिए आप कि अगर मैं शायद उसमें रोप हो जाती तो मुझे बन्नी जैसा किरदार नहीं मिलता। एट द सेम टाइम मुझे सोनी लिव की एक सीरीज़ के लिए ऑलमोस्ट कास्ट कर दिया गया था, बट सिर्फ ये बोल के मुझे, मेरी शूट शुरू होने वाली थी अगले 8 महीने में, अगले 1 महीने में शुरू होने वाली थी, सिर्फ इसलिए कि पैनल में बैठा एक इंसान सोच रहा है नहीं, ये अभी भी टीवी का फेस है। तो ये कितनी गलत बात है। मतलब मैंने बचपन से ऑफ कोर्स टीवी किया है, लेकिन एक वक्त पे मैंने अपने आप को 3-4 साल अपने आप को टीवी से दूर रखा था। ये तो अच्छा, वो मैंने टीनेज ईयर्स में ये थ्योरी आजमा के देख ली थी। तो फिर क्या किया आपने? फिर मैं मैंने जानना चाहूंगा रियलाइज आपका किया। एक्सपीरियंस क्या रहा मैं इसमें? 19 साल की थी सर, मैं सोनी के ऑफिस में थी, और फिर फाइनली उन लोगों ने कहा नहीं यार, और एक बिहारी कैरेक्टर के लिए, मैं बिहारी किरदार था उस शो का, एंड उन्होंने कहा चैनल में अगले दिन मुझे मेरी प्रोड्यूसर मुझे चाहता है, डायरेक्टर मुझे चाहता है, चैनल वाले डिसाइड करेंगे अभी तो। खैर, तो चैनल वालों में से कोई एक कहता है अभी भी टीवी का एक्टर है। फिर मैंने कहा मैं इतने साल, 4 साल हो चुके हैं मैंने टीवी किया होगा, और मैं मूवीज़ के लिए सिम्बा से लेकर कुछ सालों तक, वो बीच में तो कोविड पड़ गया था, मैंने इसलिए टीवी नहीं किया और नुकसान किया खुद का, क्योंकि वो गलत बात है। अगर आपको कोई काम दे रहा है तो यू शुड नॉट से नो टू दैट। एंड अगर आप एक्टर हो ना, तो माध्यम में मैटर नहीं करता, यू विल मेक इट टू विच एवर प्लेटफॉर्म यू वॉन्ट, बट योर टैलेंट शुड स्पीक। सो फेमस हो जाओ, बट मैंने इतना सब कुछ खोकर इसके लिए इतना कुछ, तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, सिर्फ टीवी के वजह से जो भी मैं हूँ आज तो हूँ, इसलिए मैं ये टीवी वाले लेबल को एक इंसल्ट नहीं लूँगी, एट नो मोर। और मैंने खुशी से देन आई सेड यू नो व्हाट, आई वांट टू डू बन्नी चाओ। आई वेंट अहेड, मैंने ऑडिशंस दिए थे। हाल ही में मेरा और शशि मैम का, शशि सुमित प्रोडक्शंस की जो हमारी उन प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, शशि मैम के साथ हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, जल्दी आएगा आप सभी के सामने। तो वो उसमें आपको बताएंगे कि मेरा फर्स्ट ऑडिशन कैसा था बन्नी चाओ का। वो आज भी नहीं भूल सकते, इतना बुरा था। खैर, बट लेकिन ये जो डिफरेंस जो दिखाया जाता है, टीवी एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है, या इन्फ्लुएंसर है, ये सारी कैटेगरीज को आप कैसे देखते हैं? हमारी बनाई हुई चीज़ें, एंड शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम गोइंग टू गेस कि एक लॉबी है, बहुत सारी लॉबीज़ हैं टीवी में भी, फिल्मों में स्पेशली, जो आने नहीं देते हैं कुछ लोगों को, भले उनके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, या उनके अंदर वो पब्लिक पुलिंग कैपेसिटी भी क्यों ना हो, बिकॉज बस उनके कुछ सेट दुनिया है वो। आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ऑडिशंस तो अभी भी हमें आते हैं, ठीक है। मैं ऑडिशंस मैं सभी देती भी हूँ, एंड आई डू गेट शॉर्ट लिस्टेड का एक पॉइंट के बाद। फिर एक पॉइंट, अब जैसे मैं एक रीसेंट बताती हूँ, मेरा जो लास्ट मैं हूँ साथ तेरे ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी एट अ वेरी बिग कास्टिंग एजेंसीज स्टूडियो, एंड उस स्क्रिप्ट के ऑडिशन के बाद मेरे 2 ऑडिशंस हो चुके थे, दे लाइक्ड इट। थर्ड में आके मुझे वो कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं तुम ना अभी भी टीवी वाली एक्टिंग कर रही हो। उनको पता है मैं टीवी से हूँ, फिर भी, और मैंने अच्छे ऑडिशंस दिए, बाकी सबने मुझे पसंद करके, अगर तो ये टीवी वाली एक्टिंग क्यों बोलना चाहते? पूछा आपने? मैंने कहा हाँ क्यों सर, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक्ट कर रही हो, पर आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। फिर बाद में मुझे अगले दिन कॉल आता है, सर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके एक्टिंग वर्कशॉप में पार्ट ले लो, शायद आपको काम आए। तो ये आजकल ना एक नया चीज़ बच गया है एक्टिंग एक्टर्स के साथ, ओके। उनकी इनसिक्योरिटी के साथ खेलकर, बिकॉज हम एक्टर्स हैं नेचुरली। टीवी आप मुझे फिल्म कराइए, फिल्म का जो प्रोसेस है यार वर्कशॉप मुझे ऐसा का, लगता है ना, जितना एक्टर मंच सकता है ना टीवी में, वो आपके सारे के सारे वर्कशॉप वहाँ पे फेल हैं, और बड़ी से बड़ी आपकी जो प्रैक्टिसेस जो हैं, आपकी रिहर्सल्स जो हैं, सारी की सारी सब फेल हैं। क्योंकि टीवी में जिस तरह का, जिस लेवल का जो काम होता है, आपको स्क्रिप्ट पढ़वाई जाती है, परफॉर्म करो। और फिल्मों की तरह आपको 1-2 दिन नहीं मिलता, या 1 महीना नहीं मिलता वर्कशॉप करने का। जो बंदा सिर्फ एक स्क्रिप्ट लेके पढ़ के आगे वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो रेटिंग्स लेकर आ रहा है टीवी पे, और टीवी के सारे ब्लॉकबस्टर्स जो हिट्स अरे बना एक रहा है, पॉइंट पे उसको अगर आदत आप ऐसी हो जाती है एक कि महीने आप का अगर आप एक टाइम बार दे पढ़ा दोगे, बोल दिया, ऐसी हो जाती है। 1 महीने का अगर आप उसको टाइम दे दोगे तैयारी के लिए, तो बंदा क्या कर देगा यार? क्या नहीं करेगा। और फिर जब मैंने उसी प्रोजेक्ट में जो कास्टिंग देखी,
फाइनली जब मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे रिप्लेस किया ये कहकर कि मैं टीवी की एक्टर हूँ या टीवी की एक्टिंग कर रही हूँ, और फिर मुझे उनका वर्कशॉप बेचा गया कि मैम ये इतने दिन का वर्कशॉप है, ले लीजिए, सर का आपको रिकमेंड कर रहे हैं। फाइनली उन्होंने एक बड़े प्रोड्यूसर की बेटी को कास्ट किया था उसी रोल के लिए, बेसिकली अ स्टार किड, ओके। एंड आई डोंट हैव मच ओपिनियंस, मतलब मैं क्या कहूँ, फिर तो मैंने कहा फालतू में मेरे इनसिक्योरिटी के साथ खेला यार। जब कर कास्ट ही आपको किसी बड़े स्टार किड को करना था, तो फिर क्यों हमारे साथ क्यों टाइम पास कर रहे हो? व्हाट्स योर टेक ऑन नेपोटिज्म? नथिंग मच ऑनेस्टली, बहुत चीज़ें हैं, मतलब आई थिंक इसके बारे में मैंने ज़्यादा कभी गौर नहीं किया। आई नो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं मेरे साथ लाइफ में वेयर आई हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्टार किड्स, बट देन आई अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से और डू। ऑडियंसेस को कुछ बड़ा चेंज करना पड़ेगा इफ दे रियली वांट गुड एक्टर्स। क्या टीवी में भी नेपोटिज्म है? नहीं, इसलिए आई फील वेरी ग्रेट अबाउट टीवी। आपको किसी कैरेक्टर के लिए बुलाया गया, फिर वहाँ पे किसी और का फेवरेट था या किसी और का पसंदीदा एक्टर था, किसी और का रिलेटिव था, आपको उस कैरेक्टर से निकाल के किसी और कैरेक्टर को दे दिया, किसी और को वो कैरेक्टर प्ले करने को दे दिया, या आपको कोई और सा कैरेक्टर दे दिया? नहीं, एक जो बहुत ही फ़नी चीज़, 2-3 चीज़ें ऐसी होती है कि मेरे से ऑडिशन लेने के बाद कई प्रोडक्शन हाउसेस क्या करते हैं कि जो उनको फेवरेट, उनकी सपोज़ कोई एक्टर रहती है, वो उनको मेरा ऑडिशन दिखा के कहते हैं कि ऐसा ही ऑडिशन बनाना ताकि चैनल ग्रीन लाइट कर दे, ऐसे रेफरेंस देकर। ऐसा कई बार होता है। मतलब ये एग्जाम में वो चीटिंग करवाई जा रही है? हाँ, और मुझे बताए भी ये ना, सही मेरे जवाब से है, पूरे एफर्ट्स दिए जा रहे ये हैं। लिख कर आओ। आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ऐसे हो गए कि बस उनको ना एक्टर को बुलाना है अपने गुडविल के बेसिस पे। कास्ट तो किसी और को करवाना, लेकिन उनको दिखाना है कि देखो मैंने बुलाया उल्का गुप्ता को, वो आ गई है, इसको बुलाया है, देखो इसको इससे मैंने ऑडिशन करवाया है। क्लाइंट को फिर उन लोग बेचते कुछ और हैं, तो ये बहुत चीज़ें चल रही हैं। एक और चीज़ें होती है, जैसे कई बार एक समय था जब शोज़ ग्रीन लाइट नहीं होते थे, तो पहले पायलट्स बनाया जाता था। तो पायलट मेरे से शूट करते थे, कहते थे मैम इतना इतना बजट है, ये चीज़ें हैं। मैंने कहा ओके। उनके साथ नेगोशिएशंस करने के बाद आई वुड अग्री, गो इन द रोल एंड बी लाइक ओके अच्छा ठीक है, पायलट है ना, पायलट करने के बाद विल शूट इन अ फ्यू मंथ्स। फिर क्या होता था कि 1 महीने बाद पता चलता है कि सॉरी मैम, उन लोगों का ना बजट नहीं है, तो शो तो ग्रीन लाइट हो गया है, लेकिन उनको कोई दूसरी चाहिए जो जिसका बजट बहुत ही कम हो, जो विल बी लाइक, मैं क्या बताऊँ, लाइक जिसमें 19-20 का नहीं, पर 5 और 20 का फ़र्क हो। तो जब आप अल्टीमेटली चाहते हैं कुछ और थे, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम्स? दैट्स ऑल आई मीन टू से। ऑडिशन के नाम पे या काम के नाम पे किस चीज़ में आपका बेवकूफ़ बनाया गया है, जो आपको लगता हो यार कि यहाँ ना सिर्फ मुझे यूज़ किया गया है या मेरा ना इस्तेमाल किया गया है, और था तो कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्रॉड था एक, जो आपको लगता हो? कभी कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों के कभी शिकार हुए हो आप? नहीं, थैंकफुली नॉट। या ऐसे कुछ लोग आप तक पहुँचे हों आपको अप्रोच करने? नहीं, मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम किया है, और बचपन से काम किया है। आई थिंक कहीं न कहीं द फैक्ट दैट मैं बचपन से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हूँ, शायद इस वजह से मेरे साथ नहीं हुआ हो। बट आई नो कि ये चीज़ें शायद कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट, बिकॉज मैंने चीज़ें सुनी हैं। और जो लड़कियां जो बाहर से है, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से है या आउट ऑफ मुंबई से हैं, एंड हु आर वेरी डेस्परेट फॉर वर्क, तो उनके डेस्परेशन को देखकर लोग शायद ऑफर भी करते होंगे ऐसी चीज़ें। सो कभी कोई ऐसा टकराया जो जिसने आपको अप्रोच किया हो कि यार कि मैं तुम्हें ये वाला काम दिलवा दूंगा या ये वाला रोल दिलवा दूंगा, कुछ जो आपको लग रहा हो कि यार कि कहीं ना कहीं यार इसका ना इंटेंशन ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है? नॉट रियली। मैंने साउथ में भी काम किया है, लोग साउथ के बारे में भी इतनी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मैं वहाँ पर 15 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, तक नहीं तो 4 फिल्में कर ली है मैंने, बिकॉज कभी तेलुगु फिल्म करती हूँ, फिर मुझे हिंदी से काम आता है, मैं हिंदी में चली जाती हूँ, हिंदी में करके फिर कभी मन किया तो तेलुगु, तो ऐसा चलता रहता है, विच इज़ अ बैड थिंग एक्चुअली। अगर मैंने अच्छे से वहाँ फोकस किया होता तो अभी भी मुझे कहते रहते हैं तुम एक जगह टिको तो सही। तो मेरा जहाँ मन करता है, कभी बंगाली फिल्म कर ली, तो कभी तेलुगु फिल्म कर ली, तो कभी मराठी फिल्म कर ली, ऐसे चलते रहता है। सो नहीं, मेरे साथ मुझे एक लगता है कि एक डायरेक्टर का ही लॉस है अगर वो टैलेंट के बदले में सिर्फ अपने ऐश के लिए या किसी को टैलेंटलेस इंसान को अगर वो कास्ट करना चाहेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलेशनशिप और अ ट्रांजैक्शन, एंड दैट्स देयर लॉस, उनके प्रोजेक्ट के लिए लॉस है। अगर आप शिद्दत से किसी काम को ना बनाओ तो आई डोंट नो क्या कहूँ मैं।
आपको अगर देखो तरह तरह के काम हो रहे हैं इंडस्ट्री में, आपको कलाकार चाहिए तो मैं यहाँ हूँ पे, आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ किसी और को पूछिए। क्या बोलूँ, पीपल हैव देयर चॉइस। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बट अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहुत एक चीज़ें हो रही है, तरह तरह के लोग हैं। ये इंडस्ट्री की पार्टियां कितना वर्क करती हैं एक एक्टर के लिए, उसको एक काम मिलने ओह पर। सर टेल मी अबाउट इट, मुझे बहुत बोला जाता है तुम पार्टी में आती नहीं हो, दिखती नहीं हो। हम बहुत कई कभी कभार मैं ना फैजान जी मिले हैं, जेन्युइन जहाँ कनेक्शन है आई डेफिनेटली गो। और क्या है, जहाँ नहीं है तो क्यों जाऊँ। कई बार जैसे आपने कहा ना फायदा, तो मुझे बड़ कुछ कुछ ऐसे अवार्ड फंक्शंस है जो बोलते हैं प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए, ऐसा है वैसा है, आपको ये करेंगे वो करेंगे, और मैं अवार्ड के लिए नहीं जाती हूँ, बट कोई वो बताते हैं हमारा कॉज ऐसा है वैसा कॉज है। तो एक फेज़ था जब मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं पीआर के लिए शायद जाना चाहिए, तो मेरे पीआर वाले मुझे वहाँ भेजते थे, फिर मैं वहाँ देखती थी कि वो क्या रहे हैं यहाँ पे, ये मैं और ये चेहरे कौन है, ये है कौन ये लोग। सो सॉरी टू से बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या जिन लोगों का कोई ऐसा योगदान, कोई श्रेय देखा नहीं है मैंने एंटरटेनमेंट में या एक्टिंग में, सो ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे क्यों अवॉइड दिया जा रहा है। स्टाइलिश क्वीन ऑफ द ईयर ये मैं सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ यूज हो रहा है एक हाँ, एक्टर का, एक हाँ। फेस का एक। मेरी क्रेडिबिलिटी मतलब बेकार जा रही है इन चक्करों में। कई सारे रोल्स, पूरे टोटल अब तक 9 शो आपने कर लिए हैं। अच्छा थैंक यू, मैं मुझे भी याद एंड नहीं। फिल्म्स अलग हैं, जी जो साउथ में आपने काम किया हुआ है, जो शॉर्ट फिल्म्स आपने की हुई हैं, जो आपका जो अदर जो अपीयरेंस जो है वो अलग है। ये सिर्फ वो वाले शोज हैं जहाँ पे आपने प्रॉपरली अच्छे अच्छे रोल्स करे हुए हैं, नोटेबल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लास्ट वाला। क्या सिखाया है इंडस्ट्री के इतने सालों ने आपको, क्या करना है और क्या नहीं करना है? देखो मेरे पापा भी यही कहेंगे कि कुछ नहीं बोला जा सकता इस इंडस्ट्री का, हम लोग दरअसल जुआ खेल रहे हैं लिटरली अपने टैलेंट को लेकर, और कुछ है ही नहीं, हम ही हमारा इन्वेस्टमेंट है और कुछ। और द सिटी मुंबई हैज़ बीन वेरी काइंड, बट अगर आपके पास टैलेंट है तो यू विल डेफिनेटली मेक इट, ये मैं कहूँगी। लेकिन स्टारिज्म ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा लक फैक्टर भी मैटर करता है, थोड़ा थोड़ा लॉबी मैटर करता है, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन मैटर करता है, कई चीज़ें मैटर करती है। अगर मैं एक बहुत असलियत में मैं बताऊँ तो, लेकिन आजकल एक चीज़ जो अच्छी हो चुकी है कि अब इंडस्ट्री बहुत खुल चुका है। अब इंडिया से ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग एक्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। पहले इंडस्ट्री थोड़ी सी ऐसे नैरो थी, आपका अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता, बट आजकल तो लोग आप फेमस हो गए, यूट्यूब पे बड़े स्टार बन जाइए, यू माइट बी गिवन अ सीरीज और समथिंग, यू जस्ट नीड टू हैव द। पर ये एक दुखद चीज़ क्या हो गई है कि आजकल म्यूज़िक वीडियोस में कहीं कास्ट हो रहे हैं या कोई ओटीटी में कास्ट हो रहे हैं। मैं अक्सर अच्छे अच्छे किरदारों में रिप्लेस हुई हूँ तो किसी इन्फ्लुएंसर से रिप्लेस हुई हूँ, एंड दैट हैज़ बीन वेरी सैड, केवल इसलिए कि उनके Seriously? मिलियन फॉलोअर्स हैं। सीरियसली? हाँ। कोई बताना चाहोगे कोई प्रोजेक्ट जो आपको लग रहा हो कि यार कि ये मैं करने वाली थी लेकिन इसके बाद में इस इन्फ्लुएंसर को ले लिया, मैं बेटर एक्टर, मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है, मेरे पास में इंडस्ट्री का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर चीज़ मेरे पास में बेटर है, बस उनके पास में है तो ज़्यादातर एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। एक ऐसा वेब सीरीज था जिसके लिए मैं 2-3 मैंने ऑडिशंस दिए थे, डायरेक्टर मुझसे खुश है, सब खुश हैं, बट फाइनली चैनल डिसाइड करता है कि नहीं यार, प्रमोशन पे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे अगर हमने एक इन्फ्लुएंसर को ला दिया जिसके पास मिलियन फॉलोअर्स हैं। कौन सा शो था वो? नहीं आई डोंट से, इट वाज नॉट टीवी, डेफिनेटली नॉट टीवी, बट एक ओटीटी था, नहीं बता सकती उससे मुझे ना। टीवी में कभी ऐसा हुआ है कोई कैरेक्टर को जो आपने मना कर दिया हो लेकिन वो बाद में वो कैरेक्टर बहुत बड़ा बन गया? फनीली सर, काव्या मेरी दोस्त सुम्बुल ने ही वो किया, इस सुम्बुल ने जो, बट आई थिंक वो डिजर्व करती है वो रोल। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अरे वाह, काव्या कैरेक्टर एक्चुअली कितना अच्छा था, यू नो। और जो वो 3 साल जब आपने ब्रेक लिया हुआ था उस टाइम पे कौन कौन सा काम आ रहा था और जो आपने मना करते गए क्योंकि आपको बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक चाहिए था? और हुआ क्या मेरे साथ बॉलीवुड में कि एक बार सिस्टर का रोल मैंने किया सिनेमा में, तो मुझे हर अगली फिल्म में, दबंग 3 में भी सिस्टर का रोल, मर्दानी में भी सिस्टर का रोल, इस फिल्म में भी सिस्टर का रोल। मैंने कहा ये लोग तो ज़्यादा स्टीरियोटाइप करते हैं सीरियसली, कोई मुझे मेरी और कोई कैपेसिटी देखी ही नहीं, सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। हर एक बड़ी फिल्म के अंदर टीवी का एक बड़ा एक्टर एक छोटे से रोल के लिए फिल्मों में क्यों लिया जाता है? क्या रीज़न होता है इसके पीछे? पता नहीं। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में ये सब देखा हुआ है। ठीक है, जो मतलब बड़ी फिल्म में एक या तो उसको भाई का रोल दे दिया या तो उसको एक साइड रोल दे दिया और एक कहीं ना कहीं पे उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया। वो कहता है कि मैं उस फिल्म में हूँ और जब मैं वो फिल्म देख रहा हूँ तो वो कहीं वो नज़र नहीं आ रहा है, वो ये आया भी तो वो चला भी गया वो।
ठीक है, उसके हिसाब से वो फिल्म में है, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से वो फिल्म में नहीं है। और मेरे साथ ये हुआ है, बट मैं फिर यही रियलाइज़ करती हूँ कि बैड लक, क्या कहूँ। क्यों लिया था आपने सिम्बा वाला कैरेक्टर? सिम्बा वाला कैरेक्टर तो फिर भी अच्छा था सर, मैं बहुत खुश हूँ। रोहित सर ने मुझे यूनानिमसली कास्ट किया था, और जो मुझे एक्सपोजर मिला इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का, एंड बड़े बड़े एक्टर्स से आई मीन आशुतोष राणा सर, सिद्धार्थ, और कई एक्टर्स, नहीं, सिम्बा की वो जो आपका वाला जो सीन जो है उस दौरान मतलब कई सारे अच्छे-अच्छे फेसेस भी थे वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो मुझे कुछ करने मिला, एंड आई थिंक बेबी स्टेप्स ही सही, टीवी की तरफ मैं ले रही थी, फिल्म की तरफ मैं ले रही थी। तो एक टीवी एक्टर जब फिल्म में घुस रहा है तो दे कैन सी लाइक दैट, ठीक है, अगर मुझे छोटा सा रोल मिल रहा है ठीक है, आई विल ट्राई टू गेट समथिंग बिगर। इफ यू सी विक्रांत मैसी इज सच अ बिग एग्जांपल। उन्होंने सुशांत। एग्जैक्टली, नो, सुशांत सर गॉट अ बिग बिग ब्रेक। शाहरुख सर गॉट इट इन अ टाइम जब टीवी वाज नॉट कंसिडर्ड इन अ रॉन्ग लाइट ईदर, मतलब वो एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म था। सुशांत ने भी शुरुआत अपनी कहीं ना कहीं टीवी से की हुई है, एग्जैक्टली सर। एंड कई वहां से एक्टर्स लेके कर वहां भी तक नहीं, का। अभी धीरे धीरे जो वो क्रॉसओवर्स है ना वो बढ़ चुका है, मतलब सो मेनी मृणाल सी। क्या फिल्मों का लाइनअप है उसका? मैंने आज ही अभी उनकी हाल ही में एक तेलुगु फिल्म देखी, हाय नाना, I don't know. बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कलाकार है वो, एंड शी इज अ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, वेरी प्रिटी। सो या, और कई ऐसे एक्टर्स हैं लाइक जेनिफर विंजेट, श्रुतिजा, वैसे कई और चेहरे who are superstars on television and they don't need any movie to validate them. और जब तक कोई मूवी उनके लिए कोई ऐसे, मतलब इफ यू सी वो कितनी खूबसूरत हैं ये सभी एक्ट्रेसेस, एंड अगर बॉलीवुड उनको मौका नहीं दे रहा है और अगर स्टार किड्स कोई मौका दे रहा है तो गुड फॉर यू, आई मीन उनकी ऑडियंसेस हैं यहाँ पे। आज भी अगर आप जाएंगे एक टियर 3 सिटी में, आप मध्य प्रदेश के किसी छोटे गांव में चले जाइए, ठीक है, डू यू थिंक वहाँ पर किसी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए वो लोग भागेंगे, या एक सीरियल की एक्ट्रेस जो उनको रोज़ एंटरटेन करती है, या कोई सीरियल का एक्टर या एक्ट्रेस है ना, वो तो उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ना जो उन्हें रोज़ दिखते हैं। जस्ट आई थिंक इतने लंबे करियर में अब तक का सबसे लो पॉइंट कौन सा रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको लगा हो यार कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ना यार मैं टूटते टूटते बची हूँ? वो क्या था? आई बी ऑनेस्ट, कोविड के टाइम पे, जब इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी, और मैं उस वक्त म्यूज़िक की तरफ मेरा रुझाव था, मैं लिरिक्स राइटिंग करती थी, रैप म्यूज़िक बनाना, डीजे सीख रही थी सब कुछ, एंड एक बड़ा म्यूज़िक लेबल मुझे साइन करने वाला था टू टेक ऑफ। मतलब मैंने सोचा अब जब तक चल रहा है तो आई वुड वर्क ऑन माई डांस एंड म्यूज़िक, यू नेवर नो। और मैं बहुत पैशनेट थी, मैंने अपना वेट वगैरह लूज़ कर लिया था, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था, मैं बहुत ऐसे एकदम ऐसी हो गई थी मैं पूरी, सोचा नहीं मुझे टीवी नहीं करना, मैं ये करूँगी, मैं एक सिंगिंग स्टार बनूँगी, ऐसे बहुत स्टुपिडिटी थी मेरी, बट मैंने उस पर काम किया। क्या हुआ तो उस वक्त अगर उस वक्त की अगर पूरी फाइनली बात मुझे की जाए म्यूज़िक लेबल साइन करने भी वाला था, ओके, और उन्होंने मुझे कहा था कि 3 से 5 साल तक तुम हमारे साथ साइन हो, हम तुम्हें एक म्यूज़िकल स्टार बनाएंगे, बट तुम एक्टिंग नहीं कर सकती, कोई भी अपना एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। दैट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट सर। तब मेरे हालात बहुत बुरे थे, एंड दे वर ऑफ कोर्स गिविंग मी सम अमाउंट। फिर क्या हुआ? मैंने फिर भी ना कहा, मैंने कहा ठीक है, एक्टिंग के बिना मैं नहीं जी सकती, नहीं बाबा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं 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 नहीं, मेरे को कोई म्यूज़िक नहीं करना, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाए, आई डोंट वांट द एडवांस, आई डोंट वांट टू साइन विद दिस। तो होता है यार, आप धीरे धीरे रीडायरेक्ट करते रहते हो। फिर नॉट जस्ट वेटिंग आउट फॉर मूवीज़, और वो जो मैंने 2-3 साल वेट किया, और फिर कोविड की वजह से 2 साल, इस 4 साल में मुझे बहुत सिखाया है कि इवन इफ़ यू आस्क मी टू डू एक्टिंग फॉर फ्री, आईड रादर डू दैट। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। फिर मैंने सोचा काम छोटा बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वापस अपने आप को स्क्रैच से। बट आपके वाले केस में यार चीज़ें ऑलमोस्ट होते ये कैंसिल कैसे होती हैं ये? पता नहीं। कभी सोचा आपने इस बारे में कभी यार कि वाई मी यार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया यार, कि ये बहुत बड़े बड़े जो लोग जहाँ पे पहुँचने के एक सपने देखते हैं, मेरे हाथ से वो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। सर आई टेल यू, जॉन मैथ्यू सर जिन्होंने सरफरोश बनाई थी, मैं और इश्वक सिंह एक एक्टर हैं, ओटीटी में बहुत फेमस हैं, पाताल लोक वाले। पाताल लोक वाले, और उन्होंने सर्ब एक एक्टर के साथ भी वो सारा भाई वाला कोई तो एक ओटीटी का सीरीज़ किया था।
तो जॉन सर ने मुझे और ईश्वक सर को एक फ़िल्म के लिए बस कास्ट ही किया था, उसका हमने मॉक शूट दिया था। और जिस दिन मैं वो साइन करके आई थी, मतलब मैंने फाइनली सोचा था दिस इज़ माई, बनने के बाद 6 महीने के बाद मैंने एक तेलुगु फ़िल्म की थी 15 दिन, वो शूट ख़त्म हुआ था और जॉन सर के साथ जब मैं साइन कर रही थी, घर आई थी, मुझे राजश्री प्रोडक्शन से एक डिज़नी हॉटस्टार के एक 100 एपिसोड की वेब सीरीज़ के लिए भी कॉल आया था, मीटिंग करने वाली थी। एंड उसी दिन माई मॉम, मेरी मम्मा बेहोश हो गई और समझ ही नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद से 1 साल तक तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। बेसिकली मेरी मॉम को ब्रेन हेमरेज हुआ था, स्ट्रोक अचानक से आया, ये हमें भी समझ नहीं आया, कोई रीसेंट चेकअप्स में कभी दिखा नहीं। और मेरी मम्मा 20 दिन के लिए कोमा में चली गई थी। मैंने तो सबको कैंसिल कर दिया कि मैं, बोलते ठीक है ना, मैनेज कर सकते हैं, आप आ जाओ, फैमिली वाले देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मम्मी को ऐसे हालत में देखकर मैं शायद ही शूटिंग के सेट पे जा चूँगी। वो लोग बहुत ब्रेव हैं जो ऐसे हालात में भी शूटिंग के सेट पे जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास, मुझे लगता है कि कैसे थे लाइफ के वो 20 दिन? बहुत बेकार। सोचो मेरी मम्मी कोमा में चली गई थी, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, मतलब सब कुछ भूल गई थी वो, मतलब वो उनसे संभला नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा मिराकुलसली आपने 15 मिनट के अंदर आपकी मम्मी को एडमिट किया है। यूजुअली विंडो पीरियड सिर्फ 2 घंटे का होता है ऐसी किसी सिचुएशन में। तो मेरे भाई बहन के MBA एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं उनसे भी नहीं एक्सपेक्ट कर, मैं चाह रही थी कि चलो ठीक है, तुम लोग अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करो। मेरे डैड शूट कर रहे थे भोपाल में, तो मैंने कहा पापा आप अपना काम करो, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि वो भी फिर स्ट्रेस मिले। तो मैंने अपनी मम्मी के साथ, एंड थैंकफुली अच्छा ही हुआ मैंने काम नहीं कुछ लिया। द सीरियल दैट आई हैड डन, बनी चाहो के उन पैसों से आई कुड टेक केयर ऑफ माई मॉम। एंड वेरी बैड सिचुएशन, बहुत बुरा सिचुएशन था, बट आई वॉज प्राउड कि मैं अपनी मम्मी को वापस रिवाइव कर पाई। वो 6-7 महीने मेरी मम्मी को वापस लाने में गए हैं, जहाँ वो चल नहीं सकती थी। आज वो चल पा रही हैं, बोल पा रही हैं, खा पा रही हैं, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्या कहती हैं? नहीं, कोई एडवाइस नहीं, मेरी कुछ तो मम्मी की बोलती होंगी। सबसे अच्छी बात है। क्या चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है जो वो आपसे चाहती हो यार कि ये तुम ज़रूर पूरा करो मेरे लिए? अरे वो तो मुझे शादी करने के बारे में बोलती रहती है। मैंने कहा मम्मा वो भी नहीं करूँगी मैं। मेरे पापा ऑन द कॉन्ट्ररी कहते हैं हाँ हाँ ये सब, मेरे पापा बहुत मतलब ये हैं अभी भी कि नहीं नहीं अपने सपने पूरे करो, बड़ी स्टार बनो, फिर जो करना है करो। क्या बात है। बट अभी मेरी मम्मी बहुत और पिछली बार मैं कोई एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे आपने पूरी एक लंबी चौड़ी एक आपने एक लिस्ट दी हुई थी, और लड़के के अंदर ये हो, लड़के के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, लड़के के अंदर कमिटमेंट हो, और समझ रहे हो कि गलतियाँ करे लेकिन गलतियाँ सुधार ले, गलतियों का एहसास हो, ये ज़रूर हो। नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, आपने मेरे बारे में बैरली कोई कंट्रोवर्सी देखी होगी इतने सालों में, जो बिकॉज यूजुअली हर एक्टर के आसपास वो जानना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आई लाइक टू कीप इट प्राइवेट वेरी मच। तो शादी कब कर रही हो? ये सवाल ऑलरेडी कई सारे लोगों ने पूछ लिया, मम्मी तो वेट कर रही हैं। टाइम है यार, मतलब मुझे सच्ची में ऐसा लगता है। आई थिंक द पर्सन दैट आई एम, दोस्त अविका, हाँ, अब उसको वो लड़का, मैं जानती हूँ अविका और मिलिंद एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल मिले किसी से और सीधा शादी कर ली, यू नो। अच्छा ये बताओ, नॉट एवरीबडी इज लकी लाइक पूजा एंड करण। हाँ, मेरे दो दोस्त है पूजा सिंह एंड करण, वो मिले 2 महीने में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें शादी करनी है। व्हाट्स योर टेक ऑन मैरिजेस? आजकल की शादियों पे आपकी क्या राय है? स्ट्रॉन्ग नहीं है मुझे। मूड है शादी करने का कि नहीं है, ये बताओ। करूंगी या नहीं करूंगी? अभी नहीं है। मैं सिर्फ करियर के बारे में सोच रही हूँ अभी, तो बचपन से बहुत शौक था और मैंने तो सोच लिया था कि मैं 22 की उम्र में शादी कर लूँगी। एंड आई वॉज सीइंग समबडी बैक देन, ही वॉज फ्रॉम साउथ के एक्टर थे और मैं, सो हम लोग ने, मैंने सोच के रखा था कि मैं शादी करने वाली हूँ। ही वॉज ऑल्सो वेरी सीरियस, बट यू नेवर नो अबाउट लाइफ। 3-4 साल के रिलेशनशिप के बाद हमारी फैमिलीज रेडी थी, वी वर ऑल रेडी टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट, और ऐसे चेंज हो गई चीज़ें। क्यों तो आपने रिलेशनशिप? नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट फिर भी अगर बताना चाहो अगर कि क्या वजह थी वहाँ पे वो रिलेशनशिप वर्क ना कर पाने की? ट्रस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत, वो चीज़ों में वो, मतलब 3-4 साल तक तो फिर भी मैंने किया,
हम दोनों ने मेंटेन किया, बट यार यू कैन ग्रो आउट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, स्पेशली जब आप इतनी कम छोटी उम्र में साथ में डेट कर रहे होते हैं, तो डज नॉट मीन कि एक्चुअली जब तक आप बड़े होंगे दोनों एक ही पन्ने पर होंगे। तो ये एक चीज़ थी। तो उसके बाद से तो मैं तो ऐसे डर गई अबाउट शादी, क्योंकि जिसके बारे में मैंने सोचा था वो नहीं है। मतलब उस वक्त पूरा उस वक्त पूरा मूड बन गया था आपका शादी को लेके, हाँ, कि करना ही है। हाँ एग्जैक्टली। मैं अपने आप को एक हाउसवाइफ की तरह देखती थी, तो मैं सोचती थी कभी कभी हम साउथ इंडियन ट्रेडिशंस बनाएंगे, कभी कभी हम नॉर्थ इंडियन बनाएंगे, ऐसी वैसी चीज़ें। बट नहीं, बट राइट नाउ आई एम इन अ वेरी, अब मुझे लगता है मैं थोड़ी और समझदार हो चुकी हूँ। सो ब्रेकअप इजी था आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टूट गई थी, बिखर गई थी, क्या कर रही थी? चन्ना मेरा चल रहा था, क्या हो रहा था? चला मेरा नहीं यार, मुझे कोई मतलब गाना याद हम नहीं कई आ बार हम ऐसा देखते हैं यार कि ना, फिल्मों की बात कर लें, टीवी की बात कर लें, कहानियों की हम बात कर लें, वहाँ सिखाते हैं प्यार कैसे करें, प्यार में कैसे पड़े, दो लोग मिलते हैं, दो ब्रेकअप कैरेक्टर्स सिखाते मिलते हैं हैं, कि आप अपने आप से प्यार कैसे करें। ब्रेकअप से बाहर कैसे आए, निकले कैसे? वो बहुत खतरनाक जर्नी था, और उसके बाद ही लॉकडाउन पड़ गया था, ऐसा कुछ उसके 1-2 साल में फिर लॉकडाउन में दिल हुआ आपका कि यार दोबारा कॉल कर दूं, मैं सॉरी बोल दूं, उससे सॉरी सुन लूं? 6 बुरे लोग भी आए लाइफ में, और तो पता चला, क्योंकि मेरा ना डेटिंग का एक्सपीरियंस बहुत लेट हुआ लाइफ में। मैं बचपन से एक्टिंग ही कर रही थी, और एक्टिंग ही कर रही थी। तो सोचिए आप, मैंने डेटिंग को अरेंज मैरिज बना दिया ना, लेकिन यहाँ पे मैंने जिसको पहले डेट किया उसी से शादी करने के बारे में सोचा। तो 18, 19, 20, 21 तक मेरा ब्रेकअप हो गया था। तो ऐसा सिचुएशन था, हमारा रोका होने वाला था उसी साल, तो इट वाज वेरी बैड। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी इससे अच्छा मैं अपने आप को बनाऊँ, आई वर्क ऑन इट। फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा, मैं इन चीज़ों को सीरियस, मैं लड़कों को ही सीरियस नहीं लेती हूँ जो मुझे एक्चुअली फ्लर्ट करते हैं। बहुत लोग ट्राई करते हैं, मैं उनको बताने भी नहीं देती हूँ कि यू नो लेवल 2 पे किसी को आने भी नहीं देती हूँ। अभी तक कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं, अगर मैं बात कहूँ तो? ऑनेस्टली उसके बाद नहीं, थोड़ा बहुत अगर बट नथिंग एवर सीरियस। फर्स्ट एंड लास्ट कह लें उसे, वो जो सीरियस वाला प्यार जो था वो वही था वो। नहीं, बट सो आई एम सीइंग समबडी, इट्स बीन 2-3 years, और वो इंसान मेरे लाइफ में तब आए जब मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। और उस वक्त वो मेरे दोस्त थे 1-2 साल पहले से, बट उस फेज़ में जब उन्होंने मेरी मम्मी की सेवा करने में मुझे मदद की, तब मुझे समझ आ गया कि बुरे वक्त में जो मेरे साथ होगा ना, वो ही शायद मेरे कंपेनियनशिप के लायक है, और उन्होंने आज तक मेरा साथ दिया। तो ही इज़ समबडी दैट आई थिंक आई विल मैरी। बट लेकिन आप लोग की ही इज़ पहचान, डेफिनेटली द वन आई वांट टू मैरी। ही बट आप डिजर्व्स। लोग की पहचान यार तभी होती है जब लोग आपकी मुसीबत में आपके साथ में खड़े हुए हैं। आजकल जो लोग ना, जनरेशन जो है, जो डेटिंग के लिए जाना और डेट्स पे जाना, सब कुछ नहीं होता है। जब आप बीमार पड़ते हो ना, या जब आप हॉस्पिटल में होते हो, तब कौन आपके लिए होता है, या आपके साथ कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, तब कौन होता है। और उस इंसान ने मेरी मम्मी की सेवा करने में मुझे मदद की। मेरे पापा शूट पे बिजी थे, मेरे भाई बहन को मैंने वक्त दिया था, तो मैं अकेले पड़ गई थी मम्मी को संभालने में। उस इंसान ने मेरी ये भी मदद की थी कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी को देख लूँगा, तुम कम से कम एक्टिंग करना शुरू करो। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग करना मतलब सेट पे जाना रोज़ मैं नहीं कर सकती। 12 घंटे की शिफ्ट्स। उन्होंने कहा कम से कम महीने में 1-2 दिन शूट करो। तब से मैंने म्यूज़िक वीडियोस को हाँ बोलना शुरू कर दिया था फैज़ान जी। तो मैंने 3-4 कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए एंड एवरीथिंग वाज वायरल। तो म्यूज़िक वीडियोस में महज 1 या 2 दिन का शूट होता है। सो उस चलते उन्होंने मुझे ऐसे वक्त पे कहा कि नहीं, काम ही तुम्हें हील करेगा। जब तुम वापस सेट पे जाओगे ना, यू विल गेट आउट ऑफ दिस। मम्मी तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन मेरा अभी भी ऐसे मन कर रहा था कि मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा। मैं अभी जैसे कहीं शूट पे भी रहती हूँ हैदराबाद में, तब भी मैं ना मेरे भाई बहन को कॉल करके डांटती रहती हूँ कि तुम्हारे कोई कंप्लेन मिले ना तो मुझे तो बताना। सो मैं कभी कभार मॉम डैड से दूर रहती हूँ, बिकॉज मेरा शूट इतना हेक्टिक रहता है। मॉम पेशेंट है, तो मेरे लाइफस्टाइल की वजह से उनको अफेक्ट ना हो। एंड या तो लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारे इतने डिफरेंट हैं, तो खैर या। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट आपने सिर्फ इसलिए किया हो क्योंकि पैसों की ज़रूरत है? नहीं। आपने जिस तरह से अभी बताया यार कि कहीं ना कहीं हमारी टीवी में ना यार पैसे रोके बहुत जाते हैं, अटकाए बहुत जाते हैं, और उस बीच के दौरान में ना यार हमें जब मैनेज करने होते हैं ना, उन्हीं पैसों में मैनेज करना होता है जी, जो आपकी सेविंग्स जो है। एग्जैक्टली। नहीं, तो उस मामले में मेरे डैड ने ना मुझे बचपन से सिखाया था कि बेटा
क्या है वो कहावत, चादर उतनी ही क्या फैलाओ जितने पैर हो। लेकिन आई नो कि मैं एक बहुत रईस फैमिली से नहीं आती हूँ, मैं एक आर्टिस्टिक फैमिली से आती हूँ, जहाँ मेरे पापा ने आज भी इंडस्ट्री के पैसे से 3 बच्चों को पाला पोसा है, इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, करियर्स दिए हैं। तो वी नो कि हमारे घर पे महीने की 1 तारीख पे पगार नहीं आती। तो ऐसे हाउस होल्ड से पली बड़ी लड़की अच्छे से जानती है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। तो मेरे जो भी को एक्टर फ्रेंड्स भी हैं, जो भी मतलब आप देखें तो हर एक्ट्रेस दे वांट टू बाय एक्सपेंसिव बैग्स, एक्सपेंसिव शूज़, और तो वो जल्दी से एक सीरियल या स्टारडम के बाद ना सीधा खर्च करने लगते हैं। गाड़ी खरीद ली, या लोगों को दिखाने के लिए महंगी महंगी गाड़ी को रेंट पे लिया जा रहा है। कितना पैसे, मैं कितने एक्टर्स को जानती हूँ जो अभी भी महंगी गाड़ियों के EMI भर रहे हैं। मैंने कहा क्यों ऐसे पंगे लेना है यार, क्यों लेना है? जैसा हो दिखाओ ना, मतलब अगर इफ़ यू कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ठीक है आप कर रहे हो दिखाओ, ठीक है। बट हाँ, इंडस्ट्री का एक और चीज़ है जो कि आप जैसे दिखाओगे आपको वैसा ट्रीट किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैं उसका एक मिड ग्राउंड होल्ड करना पसंद करती हूँ। हाँ, मतलब इंडस्ट्री के अंदर ऐसा है, नकली शोशेबाजियाँ होती हैं। बहुत उन शोशेबाजियों में पड़ोगे तो आप रोज़ बाहर से खाना ऑर्डर करोगे, हज़ार का, कौन क्यों खाएगा? मैं तो खुशी से घर का खाना खाती हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ अ प्रिविलेज। मुंबई शहर में आप एक्ट कर रहे हो, मुझे अच्छा, मेरी ये मम्मी के हाथ मतलब का खाना मिलता है, मतलब उससे कैसे सेट पर खाना अपना बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है? एग्जाम्पल कह रही हूँ। लाइक अगर रेड कार्पेट्स पे भी लोगों को जाना है, तो मतलब महंगी गाड़ियों में जाना है, तो यू नेवर नो कि ये सब जो गाड़ियाँ ये रेंट पे ली गई है। हाँ, बड़े बड़े घर रेंट पे क्यों लेकिन आप कर रहे हो? व्हाट कपड़े जो आजकल जो डिजाइनर्स जो आउटफिट्स जो होते हैं। नहीं, वो तो इफ़ यू आर वेरी फेमस तो आपको कोलैबोरेशन पे मिल जाती हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स से, लेकिन स्पेशली मेकअप फैशन पे बहुत खर्चे करते हैं। फिर बाद में इनको रियलाइज़ होता है अरे 1 साल तक काम नहीं मिल रहा है, या 2 साल तक, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर वो उनको आदत इतनी हो जाती है ना, कई अगर एक्ट्रेसेस की आप सुने तो उनको आदत इतनी हाई फाई लाइफस्टाइल की इतनी हो जाती है कि अब उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभार वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या सिर्फ पैसों के लिए काम कर लेते हैं। आपने आपके बारे में क्या रूमर सुना है जो आपको लगता हो यार कि कहीं ना कहीं यार ये बहुत डिप्रेसिंग था? एक वियर्ड सी बात थी, जब मैं झांसी की रानी शो कर रही थी, तो मेरे पिछले शो के किसी को एक्टर की मम्मी ने ये बात फैला दी थी कि अरे उल्का तो इतनी गरीब थी, उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि वो जब सेट पे होती थी ना तो मैं उसको पार्ले जी खिलाती थी। सीरियसली, ये कैसा रूमर ये है? बात मुझे इतनी बुरी लगी जब मैं फेमस हुई कि ये कैसी बात है। जब हमें पता चला तो ये बहुत बुरा रूमर लगा। कैसा है लेकिन? ये क्या है, मतलब उसने एक आर्टिकल बनाई, ये रूमर नहीं है, लेकिन लोग मुझे उस नज़र से एक पॉइंट के बाद देखने लग गए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंसल्ट मेरे पेरेंट्स के लिए है। आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो आप? तो ठीक है, ऐसे कई लोग होते हैं, आपके बारे में कई बोलेंगे। जैसे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा जो बुरा लगा हो, जो आपको लग रहा हो, जिससे फैमिली भी डिप्रेस हो गई हो यार कि ये कैसी खबर है? मुझे एक तेलुगु फिल्म में कास्ट किया जा रहा था, तो सो मेरा एक फेज़ था लाइफ में जहाँ मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ी दूर हो गई थी। थोड़ा रेबेलियस स्टेज था मेरा, तो मैं नहीं नहीं मुझे ऐसे करना है वैसे करना है वगैरह। तो उस अनबन के बारे में शायद किसी को पता था। तो जब मेरी एक तेलुगु फिल्म में मैं कास्ट होने वाली थी, तो किसी ने एक दिन कॉल करके उस प्रोड्यूसर को बोल दिया था, कोई मैनेजर था हमारे जान पहचान का, उसने कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये लड़की बहुत ही ड्रग एडिक्ट है, पार्टी वार्टी वाली करने वाली लड़की है, और वो एकदम बच्चलन है, अपने फैमिली पेरेंट्स को भी ऐसे ऐसे ट्रीट करती है, उसको मत कास्ट करो। मतलब दे वर एब्सोल्युटली मतलब इतना कुछ बोल दिया आपके बारे में? हाँ, और उस चलते उन्होंने कास्ट नहीं किया। और फिर बाद में मुझे एक दिन कॉल करके किसी ने डांटा, सो व्हाट डू यू थिंक वी विल वर्क विद यू। मुझे बहुत बुरा लगा, ये क्या बात है। करेक्ट है। और हाँ, मतलब फिर मेरे पापा को भी जब पता चला तो मतलब भाई छोटी मोटी ये क्यों कोई करेगा। एनीवे हाँ, ऐसी चीज़ें, बस इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे बारे में। अब रूमर्स बाकी क्या होते हैं, आप जो भी शो कर रहे होते हैं उसके बारे में चलती रहती है बातें। अच्छा, हीरो हीरोइन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। किसके साथ में आपके बहुत स्ट्रांगली डेटिंग रूमर्स आए थे जो आपको लगा हो यार कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स और हम फ्रेंड भी नहीं है? क्योंकि कई सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, जो मेरी मुलाकात जो होती है, जो मैं देखता हूँ यार, को एक्टर सिर्फ को एक्टर्स ही होते हैं। जैसे आप एक कलीग्स होते हैं, साथ में काम करने वाले होते हैं, आपने अपने सीन्स दिए, हमने अपने सीन्स दिए, हम दोनों साथ में काम करेंगे, देन आप अपने रूम में, सामने वाला अपने रूम में। हर शो पे होता है सर, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो मुझे जानते हैं कि मेरी एक बाउंड्री है, मेरी एक मर्यादा है।
तो आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अक्सर लोग आपको वैसे ही समझेंगे। बाकी कुछ लोगों को अपने मसाले के लिए, अपने फैसिनेशन के लिए आपके बारे में बातें बनानी, वो तो बताएंगे, दैट्स ओके। जो आपने सुनी ना सेट पे भी कई तरह की गॉसिप जो हाँ, होती है। मतलब अगर गलती से मैं अपने को एक्टर के रूम में चली गई कुछ खाना देने के लिए ही, तो शाम तक में वो चर्चा होने लगती है, अरे वो उनके रूम में गई है। सीरियसली, तो अब तो मैं तो डरने लगी हूँ, कभी किसी के रूम में भी मैं अभी से जाती नहीं हूँ। मेरे पिछले को एक्टर से पूछ लीजिए, कुछ होता है तो मैं अपने बॉय के जरिए भिजवा देती हूँ। एक नेचुरल दोस्ती मतलब तो अब रहती है। आपको सोचना पड़ता है या मैं जाऊं कि ना हाँ, या जाऊं। वो भी अगर मेरे रूम में आते हैं कभी बाय मिस्टेक, कि कुछ साथ भी, में लोग खाना- बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोगों, और स्पेशली हीरो हीरोइंस के साथ नाम जोड़ना लोगों का स्कैंडल वाला तो चलता ही रहता ये चीज़ें बॉदर्ड करती हैं आपको जब गॉसिपिंग चल रही है या कहीं पे आपने किसी को कुछ कहते हुए सुन लिया या कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई और बात चल रही है और आपके वो कानों तक बातें आ जाती हैं, कोई मुंह पे नहीं बोलता है, सब एक्टिंग करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यार, बात करने वाले हर जगह है, हमारी इंडस्ट्री में भी है, आपकी बिल्डिंग में भी है, आपकी सोसाइटी में है, मोहल्ले में, हर जगह है। तो जहाँ 4-5 लोग मिल के बैठते हैं वो बकवास करते हैं। क्या एक चेंज टीवी में आप चाहती हो जो आपके हिसाब से आना चाहिए, वो क्या है? नहीं यार, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ टीवी में शोज लंबे चलने लगे प्लीज़। 3-4 महीने यार, 2-2 महीने में शोज बंद हो रहे हैं। एंड रियलिस्टिक स्क्रिप्ट्स आए तो अच्छा है, थोड़ा और रियलिस्टिक हो। आजकल कुछ भी चल रहा है, मतलब आप देख रहे होंगे ना, कहानियाँ लॉजिक के पार जा रही हैं। तो अगर ऑडियंस, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही शोज हिट जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, अच्छी अच्छी कहानियों को मौका मिलना चाहिए, दैट्स ऑल आई वांट टू से। अलग अलग तरह की किरदारों को, जो कि हो रहा है, टीवी इज एक्सपेरिमेंटिंग, बट आई वुड विश कि टीवी थोड़ा बच जाए, पीपल स्टार्ट वॉचिंग। या तो टीवी में अगर ऑडियंसेस जो ओटीटी जैसे कहानियाँ देखना चाहते हैं वो देखने मिले। अब ऐसा है ना कि टीवी पे औरतों के कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं या उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहानी का, और फिल्मों में वाइस वर्सा, आदमी प्रधान, मतलब पुरुष प्रधान कहानियाँ होती हैं और टीवी पे स्त्री प्रधान होती हैं। तो वो बायस तो है, अभी वो कब जाएगा पता नहीं। पैसे किसके ज़्यादा हैं टेलीविज़न में, फीमेल के या मेल्स के? मुझे भी नहीं पता, सच्ची नहीं पता। मुझे बता दो किसको ज़्यादा मिलने चाहिए, मुझे नहीं पता। मेल्स जो है वो कहते हैं यार कि टेलीविज़न पे पूरा हक जमा लिया है यहाँ पे लड़कियों ने, लेडीज़ ने। लेडीज़ कहती हैं कि यार कि हमारा पूरा बजट चला गया है यहाँ पे एक्ट्रेस पे। पर मुझे तो पैसे ही नहीं मिल रहे, मेरा क्या। अभी वाला बजट पहले वाले से बेटर होता है या पहले वाले से बुरा होता है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक महंगाई के साथ सब कुछ बदल जाता है ना, सब कुछ बढ़ जाता है। क्योंकि कई सारे एक्टर्स के साथ भी मैंने जो बात की हुई है, जो उनसे मेरा जो एक कॉन्वर्सेशन जो रहा है, वो ये कहते हैं यार कि हम ना बजट के मामले में अब कम होते जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने एक भी टाइम पे सुनी जो है। बजट हुआ करता था एक्टर्स का, आज की तारीख में वो नहीं है। और हमें नेचुरली, वहाँ पे बिकॉज बजट सीरियल्स का बंद हो रहे हैं ना आजकल, जिस तौर पे जितनी जल्दी बंद हो रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स भी अपना आपको ज़्यादा स्टेक पे नहीं डालना चाहते, और फिर एक्टर्स को भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, बिकॉज अब सीरियल ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो हो हाथ में। नहीं सो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बजट तोड़ के काम किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर? किया तो जा रहा है, बिकॉज अब इतना सारा टैलेंट है हमारे देश में, अलग अलग कोने से कई लोग आ रहे हैं जिनको पैसे मैटर नहीं करते, जिनको वो एक मौका या ब्रेक चाहिए। तो नेचुरली आपका बजट, आपसे कई गुना कम बजट देकर दे बी रेडी टू वर्क एंड बी रेडी टू वर्क मोर देन 12 आवर्स। ओके, लास्टली आज मैंने बहुत सारी रिसर्च की हुई है आपके ऊपर और बहुत सारे कमेंट्स में एक सवाल बार बार पूछा हुआ है, एक फोर्ट का नाम है एक। हाँ रे, भानगढ़। या सो आज भी मुझे स्टोरी है भानगढ़ फोर्ट की, और उन्होंने ना वहाँ पे लोगों ने, फैंस ने, ऑडियंस ने लिखा हुआ है यार कि इसकी स्टोरी जरूर पूछो उससे। क्या हुआ था वहाँ पे? देखिए, हम भानगढ़ गए थे। अच्छा, 2 कहानियां हैं इसकी, मैं क्या बताऊँ, 2 कहानी। सच वाली है? सच वाली बता दूँ यार, फिर मैंने पहले क्या बोला था मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो जो सच रहता है वो सच ही रहता है हमेशा। तो जब मैं झांसी की रानी शूट कर रही थी, हम एक्चुअली भानगढ़ में नहीं शूट कर रहे थे, कोई दूसरे किले में शूट कर रहे थे, राजस्थान में, जयपुर में या कहीं पे या उसके आसपास चोमू में। वहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरी आदत थी शूट के दौरान मैं भटकती रहती थी इधर उधर, और उसमें उस वक्त मुझे कोई बाबा मिले थे और वो मुझे एक्चुअली कह रहे थे कोई देवी या कोई रानी का, तुम रानी रत्नावती हो या कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे। हमने कहा नहीं, और मैं निकल गई, और मैं बहुत देर तक घूम गई थी, मतलब खो गई थी, मैं किले के आसपास घूम रही थी। थोड़ी देर बाद सब पूरा यूनिट टेंशन में आ गए थे, कहाँ चली गई लड़की, कहाँ चली गई। फाइनली मैं मिल गई। तो ऐसा ही केवल हुआ था।
और अब कुछ साल बाद, झांसी के बाद, जब फेयर फाइल्स करते वक्त जी चैनल को याद आया, अरे क्रिएटिव्स को, अरे उल्का के साथ वो हुआ था ना, सुनो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, वो चीज़ बना देते हैं ऐसा कुछ। तो उन्होंने उसको भानगढ़ के साथ मिला के बना दिया। सॉरी जी टीवी, मैंने आपके सीक्रेट्स रिवील कर दिए, बट बड़ा मज़ा आया शूट करते वक्त। जब हम भानगढ़ में शूट कर रहे थे ना, एक्चुअली वैसी वो वाइब्स आ रही थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स से भानगढ़ के बारे में ज़रूर पूछो। इस स्टोरी के बारे में बताइए। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले आप जाइए राजस्थान में अलवर जाइए, अलवर से पकड़िए बस और जाइए भानगढ़ और खुद आजमा के देखिए, सीरियसली। लेकिन कितना खौफिया, मतलब कितना खौफनाक है ये मुझे नहीं पता, पर सुंदर बहुत है। आप एक बार जाइए, आपको अपने पहले की संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा कि पहले के ज़माने में किस तरह के किले होते थे, किले के बाद क्या क्या चीज़ें आसपास होती थी, क्या परिसर होता था। एक आर्कियोलॉजिकल बिलीव करते हो आप भूत प्रेत पे? नहीं, कहानियाँ सुनी हैं बहुत, सिर्फ मैंने सिर्फ जैसे जिन के बारे में, ऐसी कई चीज़ें। या गांव में तो मेरे पापा तो स्वेर करते हैं, बोलते हैं कि वो तो अभी लोखंड वाले रोड हो गए, लेकिन लोखंड के रोड जो हमारे गांव में नहीं होते थे, तो भूत हमारे गांव में घूमते ही थे। हाँ, ऐसे कहते थे वो। कभी सामना हुआ आपका? अरे बाप रे, मेरा तो सामना नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू। मेरे ख्याल से शायद उनको जवाब मिल गया होगा जो ऑडियंस जो जानना अभी मैं चाह रही रामोजी थी। फिल्म सिटी में शूट कर रही हूँ हैदराबाद में, और मेरे कुछ एक्टर दोस्त, तो रामोजी में शूट कर रही है, कौन से होटल में रुकी है? वो क्यों नहीं? हाँ, रामोजी भी पता है आपको, रामोजी को भी ऐसा कहा जाता है कि रामोजी। अभी हाल फिलहाल में एक काजोल ने भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर। एग्जैक्टली कहते हैं, तो फिर अब मैं अलग क्या हुआ था रामोजी में? मुझे नहीं पता, कोई पुरानी एक्ट्रेस के साथ 2 दिन कहानी है, किसी ने कहा कि किसी एक्ट्रेस के साथ कुछ गलत हुआ था और शी वाज, मतलब उसको मार दिया गया था और आज भी उसकी आत्मा घूमती है बदला लेने के लिए। फिर किसी ने कहा था किसी हेयर ड्रेसर के साथ कुछ ऐसा हुआ था। ऐसी कई कहानियाँ हैं, मैं क्या बोलूँ। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि कोई लाइट ज़्यादा ऊपर से गिर गई थी यहाँ पे, तो ये हुआ था। मुझसे मत पूछो। तो थैंकफुली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी दोनों में काम करती हूँ, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, दोनों की कहानियाँ गाथाएँ अलग हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपने भी हमारे साथ में बातों को एंजॉय किया हो। बहुत, हम लोग एक्चुअली, अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये कैमरा ऑन नहीं भी होता तो मैं और फैजान जी ऐसे ही बात करते रहते हैं, जब भी जहाँ मिलते हैं, जिस इवेंट पे मिलते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज अ ट्रीट। आपके क्वेश्चंस अनोखे होते हैं एंड यू आर अ ग्रेट वाइब, मज़ा आया।